हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक जो वीडियो हमने बनाया हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग तक हमने डिस्कस किया हुआ है। अब उसके आगे के जितने भी लॉर्ड्स रहे हैं, वॉयसरायज हैं, उनको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है वारुणी शुक्ला और हम एसएससी सीजीएल के मेंस के रिगार्डिंग हिस्ट्री की एक जो सीरीज चला रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की कड़ी में, ये उसी का एक वीडियो होगा। तो हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। देखिए, जॉन लॉरेंस, हमने लॉर्ड कैनिंग तक पढ़ा। उसके आगे की कड़ी पे अपना एक इम्पोर्टेंट जो लॉर्ड है, जॉन लॉरेंस। क्यों क्यों फेमस थे ये जॉन लॉरेंस? भूटान वॉर, इनके समय पे भूटान वॉर हुआ था तथा भूटान को उस समय के भारत में इन्हें मिला लिया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड लिटन क्यों थे इंपॉर्टेंट? ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत विरोधी काम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आप इसको लाइन वाइज याद कर सकते हैं। सबसे पहले अकाल पड़ा, एक भीषण अकाल पड़ा। उसके बावजूद भी इसने 1877 ईस्वी में दिल्ली के दरबार का आयोजन करवाया तथा रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करवाया 1877। दूसरा भारत विरोधी कार्य क्या था इसका? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जैसा कि आप जानते होंगे, क्या था ये? कोई भी अगर ऐसा भारतीय प्रेस जो कि ब्रिटेन विरोधी या फिर ब्रिटेन का भारत में जो भी गतिविधि है उसके विरोधी अगर कोई कार्य करता है तो उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ और क्या किया जाएगा? उसके जितने भी सामान वगैरह होंगे, साजो सामान को जब्त कर लिया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसकी वजह से इन्होंने जितने भी व्यक्ति विशेष थे उनको सबको निराश कर दिया था। ये कहा जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसके विरोध में यह शुरू किया गया था। सोम प्रकाश इसकी तरह रातों रात इंग्लिश समाचार प्रकाशित करने वाला पहला समाचार पत्र पढ़ा था और पायोनियर अखबार ने इसकी प्रशंसा की थी। ठीक है। उसके बाद आता है शस्त्र अधिनियम 1878। पहले क्या होता था, लोग अपने आप को सेफ करने के लिए, उस समय इतनी तगड़ी कानून व्यवस्था थोड़ी होती थी, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने आप को सेफ रखने के लिए चाकू छुरी इत्यादि लेकर चलता था। क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि वो लोग क्या करने लगे थे कि इसी के आड़ में सारे जो इंग्लिश मैन थे, जो एक नॉर्मल सिटीजन भी होते थे, उस पर भी आक्रमण करने लगे थे। तो इसलिए वे शस्त्र अधिनियम लेकर आए। अब क्या हुआ, जो इनोसेंट पीपल थे, जो अपने खुद के सिक्योरिटी के लिए ये लेकर चलते थे, उनका मतलब नुकसान हुआ। शस्त्र अधिनियम की वजह से वो अब छोटे मोटे शस्त्र भी नहीं रख सकते थे। दूसरा, ये आंग्ल अफगान युद्ध तो ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रतियोगी परीक्षा थी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे, उसकी आखिरी उम्र होती थी 21 वर्ष और उसको घटा के 19 वर्ष लेकर आ गए। आप ये सोचिए कितना कठिन इन्होंने हर चीज को बना दिया। आज के आप इतनी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आज के आप 19 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करो कि उसको कलेक्टर जैसे बड़े पोस्ट पे पहुंचना है। उस समय तो सोचो 21 साल, अपने यहाँ से कई के बीटेक कर करके भी 21 साल में निकलते हैं जो जॉबलेस होते हैं। आप ये देखते हो कि 30 की एज में भी कई बच्चे जॉबलेस हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनसे पूछो तो वो कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नंबरों से रह जाता है, स्टिल आप उनको सिंपैथाइज करते हो। आप ये सोचो कि 21 की उम्र तक ही आपको मौका दिया जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल मजदूरी करो और कोई काम नहीं है आपके पास, फिर कुछ कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। लॉर्ड रिपन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। क्यों? लॉर्ड लिटन ने जो भी काम किया उसको सुधारने का काम इसी ने किया। सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने बर्खास्त किया। आपको याद रखना है, स्टार्ट हुआ था 78 में, तो बर्खास्तगी कब हुई थी? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। उसके बाद सिविल सर्विसेज की आयु को पुनः इसने 21 वर्ष कर दिया, 19 से घटा के 21 कर दिया। ठीक है। सबसे पहली जो प्रथम नियमित जनगणना हुई थी वह इसी के ही शासनकाल में की गई थी, 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। पहला कारखाना अधिनियम लेकर आए थे ये अपने शासनकाल में, जिसमें यह नियत तय किया गया था कि 7 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे वो मजदूरी नहीं करेंगे, उनकी मजदूरी निषेध होगी। ठीक है, उनकी मजदूरी निषेध होगी। और इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इल्बर्ट बिल का विवाद।
हुआ क्या कि अपने यहाँ जो भी जज हुए वो व्हाइट मैन्स थे। व्हाइट मैन कौन थे? माने ब्रिटेन से संबंधित व्यक्ति होते थे। तो यह लाया गया कि जब भारतीय भी इतने पढ़े लिखे हो रहे हैं, कि भारतीय भी अब जज बन रहे हैं, तो क्यों ना उनको ब्रिटेन में पोस्ट किया जाए, और जो भी इंग्लिशमैन, जो भी वहाँ की ब्रिटेन की संस्थाएं हैं, उनके ऊपर संस्थाएं कह रही हूँ, माफ कीजिएगा, जो भी वहाँ के निवासी हैं और उनके ऊपर कोई भी अगर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, तो उनका जजमेंट इंडियन पीपल देंगे, इंडियन जज देंगे। ये काफी पार्शियल, कहना चाहिए इम्पार्शियल व्यवस्था थी, काफी अच्छी व्यवस्था थी, पारदर्शिता लेकर आएगी कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका वहां के लोगों ने काफी जम के विरोध किया कि आखिर हम जिसके ऊपर शासन कर रहे हैं, आप उनको कैसे अधिकार दे सकते हो हम पर शासन करने का। आज के पर्सपेक्टिव से देखिए आप लोग कि ऋषि सुनाक जो हैं, ऋषि सुनाक आज वहां के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे। कितना कठिन ये है मान लेना कि जिसके ऊपर आपने शासन किया, आज उसी की ही जन्मभूमि वाला व्यक्ति उनके ऊपर एक तरीके का शासन कर रहा है, पीएम बन के बैठा है ना। भेदभाव खत्म हुआ है, सब कुछ चीजों को आज एक्सेप्ट किया जा रहा है, हर चीजों से ऊपर उठकर। मजदूर हमको बनाकर रखा, हम पर उन्होंने शासन किया, इसके बावजूद भी उन सारी चीजों को भूलकर उन्होंने व्यक्ति विशेष की क्वालिटी को बल दिया। ये उस समय देने की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आखिर जो हमसे सीखे हैं वो हमको कैसे जजमेंट सिखाएंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। इनके शासनकाल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी? इनके शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके समय की घटना थी। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के समय के सबसे महत्वपूर्ण क्या घटना कहाँ मानी जाती है? लॉर्ड लैंसडाउन के समय पे यह माना जाता है कि दुरंत लाइन, यहाँ पे 1893 मेंशन है, कई जगहों पे आप 1896 भी पढ़ोगे। दुरंत लाइन का निर्माण किया गया था, जो अपनी अफगानिस्तान की सीमा बतलाती है। ओके, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, और इनके बाद से आपको जितने भी लॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, आपको इनका टेन्योर याद रखना है, सीधी बात है। सबसे पहला इनके शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ जुलाई 1905 में। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, आगे जाकर अक्टूबर में बंगाल का विभाजन पारित किया गया था। बंगाल, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल दो भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसी के बाद से स्वदेशी आंदोलन भी चलाए गए थे, याद रखेंगे आप, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी, और इसके साथ साथ बहुत से अधिक अलग अलग आयोगों की स्थापना की गई थी। ठीक है, पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी, रेलवे आयोग की स्थापना भी की गई थी, लोक निर्माण विभाग के आयोग की स्थापना भी की गई थी, अकाल कमीशन की भी एक स्थापना की गई, तो उस समय भी एक अकाल पड़ा था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। विश्वविद्यालय अधिनियम भी बना था, उसी के समय पे सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी, सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। ठीक है, सबसे पहले, और कृषि विकास समिति की स्थापना की गई थी। उसी के समय पे सबसे पहला 1900 में कॉरपोरेट बैंक जो आपने होते हैं, सहकारी विकास बैंक, सबसे पहला ये खुला था। कृषि निर्माण विभाग पूसा की स्थापना की गई थी, पूसा में कृषि विकास विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त आप ये देखते हैं, सहकारी बैंक मैंने बता दिया आपको, कॉरपोरेट बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय टंकण एवं मुद्रा प्रसार, ब्रिटिश भारतीय टंकण, ब्रिटिश भारतीय, आज जैसे आप भारतीय नोट देखते हैं, उसी तरह ब्रिटिश नोट के अंतर्गत टंकण तथा मुद्रा प्रसार विभाग की स्थापना की गई थी इसके अंतर्गत। ठीक, और क्या क्या किया गया था? आप ये देखते हो कि आपको मैंने बताया कि जुलाई 1905 में, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूं, 19 जुलाई 1905 में यह प्रस्ताव लाया गया था। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आ जाते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड मिंटो सेकेंड के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट रहा है तो मार्ले मिंटो का सुधार कार्य रहा है। 1909 में मॉन्टेमिलो रिफॉर्म आया था। हमारे यहाँ देख रहे हो आप, मिंटो कौन है? मिंटो हमारे यहाँ के अंतर्गत लॉर्ड था। मार्ले कौन था? भारत सचिव था। ब्रिटेन के अंतर्गत भारत के सचिव नियुक्त किए गए थे।
ब्रिटेन में। ठीक है, ओके। आप यहाँ पे देखोगे कि सूरत की फूट हुई थी 1907 के ही अंतर्गत, सूरत की फूट हुई थी, जिसके अंतर्गत जो कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस जो थी वह नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, ये दो भागों में विभाजित कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आप और क्या इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। इसको मैंने इसके पहले की एक वीडियो है जिसमें मैंने एसएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थॉरोली डिस्कस किया, वहां मैंने बहुत अच्छे से मुस्लिम लीग की पूरी स्थापना बताई है कि आखिर इसका स्थापना कहाँ की गई थी। बंगाल, आप देखते हैं कि बांग्लादेश ढाका में इसको पूरा रचा गया, फिर उसके बाद इसकी पहली अध्यक्षता किसने की, संविधान कहाँ बना, तो आप उस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, इसके शासनकाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि दिल्ली को राजधानी लेकर आए थे ये कलकत्ता से, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी लेकर आए थे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इनके समय के ही ब्रिटेन पे जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में आप देखोगे कि जॉर्ज पंचम के गाड़ी पर बम फेंकने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह बम उनको मतलब लगा नहीं, गलती से ये किसी और की गाड़ी में गिर गया था, इनको ही मारने का प्लान किया गया था। और इनके शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई थी 1914 का प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हो। ठीक है, आप जिसके समय पे महात्मा गांधी ने लोगों को बढ़ चढ़कर ब्रिटेन का सपोर्ट करने के लिए लोगों को कहा था, भर्ती होने के लिए लोगों को कहा था, इसीलिए कई लोगों ने महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट की दर्जा तक दे दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति भी, मैंने क्यों बोला आपको कि आपको अब अगले सारे ही लोगों का नाम याद रख लेना है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और मोंटेक चेम्सफोर्ड के डिक्लेरेशन एक आए थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट, सेडलर आयोग भी आया था, आप ये देखेंगे शिक्षा के लिए इन्होंने सेडलर आयोग लेकर आए थे, 1917 में यह आयोग बनकर आया था। उसके अलावा आया था लखनऊ पैक्ट, 1916 में लखनऊ पैक्ट, और चंपारण का सत्याग्रह आया था। लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत क्या चीज हुई थी, नरम दल गरम दल, नरम दल और गरम दल ये दोनों ही एकजुट हो गए थे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग, कुछ हद तक इन्होंने समझौते किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि भाई अब हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सबका एक अभी मोटिव है कि हमको अपने आप को स्वतंत्र करना है, एक मोटिव लेकर हम चल रहे हैं, तो हमको सबसे पहले मिलकर काम करना होगा। और यही टाइम था जब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों ही शुरू हुआ था। चलिए, लॉर्ड रीडिंग के सामने आगे सबसे महत्वपूर्ण घटना थी काकोरी का ट्रेन हत्याकांड, और तो सब चीज है, असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ, उसकी वापसी हुई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हो आप कि काकोरी की ट्रेन की डकैती हुई थी। ठीक है, 1905 में, जिसमें आप देखते हो चंद्रशेखर आजाद जो थे एक मास्टरमाइंड हुआ करते थे। ठीक, प्रिंस ऑफ वेल्स का भी भारत पर आगमन हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, यहां लिख देती हूँ, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन हुआ था। इसके साथ साथ आप देखते हो कि भारत में भी पहले कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको लंदन जाना होता था, लेकिन अब उसके साथ साथ भारत में भी इलाहाबाद में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। लॉर्ड इरविन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्या, साइमन कमीशन का भारत पर आगमन। साइमन कमीशन भारत आए, साइमन कमीशन को निरस्त करने के लिए एक फेलुअर माना जाता है साइमन कमीशन का। उसके बाद असेंबली हॉल में भगत सिंह के द्वारा बम फेंका जाना, 1929 असेंबली हॉल में बम फेंका जाना। साथ ही साथ आप देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1930। गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था। ठीक, दिल्ली का पैक्ट साइन हुआ था 1931, दिल्ली पैक्ट साइन हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, और वो एग्री हुए कि वो अगले गोलमेज सम्मेलन में जरूर शामिल हुए थे। डेट याद कर लेंगे, गांधी इरविन पैक्ट की कौन सी डेट है, गांधी इरविन पैक्ट।
क्या डेट थी? 4th ऑफ मार्च 1931। ठीक, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन कौन एक व्यक्ति था? 1915 में 1915 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उसकी अध्यक्षता जब शुरू होना हुई तो 1915 में इसने उस सम्मेलन में भाग लिया। ये कौन सा सम्मेलन था? बॉम्बे अधिवेशन था। अभी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे तब ये पॉइंट भी आएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड गोल्डमेज सम्मेलन इसके शासनकाल में हुआ था। पूना पैक्ट इसके शासनकाल में हुआ था। पूना पैक्ट क्यों हुआ था? सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड की स्थापना की गई थी। जब फर्स्ट गोल्डमेज सम्मेलन हुआ तो यह पाया गया कि हमारे यहाँ की जो दलित हैं और शूद्र हैं, जिनको अब दलित शूद्र वॉटेवर कहें, जो भी पिछड़ी जातियां, उनके साथ काफी शोषण होता है। तो उनको एक अलग जातिगत, जैसे आप देख रहे हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उन्होंने एक दलितों को अलग जातिगत दर्जा देते हुए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे थे। गांधी जी को इस बात की बहुत दुख हुई। मैंने कहा वैसे भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से लड़ रहे हैं, इनको एक किसी तरह एकजुट बनाने में लगे हुए हैं, तुम हाँ एक और जाति बना के भारत को फोड़ दो। गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, शूद्र कोई अलग नहीं है, शूद्र हम में से ही एक है, वो हिंदू, उनमें हिंदुत्व का भाव है, वो हिंदू है। तब उन्होंने कहा कि वो हरि के जन है, हरि के लोग हैं, और उन्होंने कहा कि अगर उनकी पिछड़ी स्थिति है तो हम अपने बीच में ही उनको शामिल करते हुए इन्हें आरक्षण देंगे, अपनी ही व्यवस्थाओं में आरक्षण देंगे, लेकिन आप उनसे हमें अलग मत करिए और हमसे उनको अलग मत करिए। उसी के लिए पूना पैक्ट साइन हुआ बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये किसने दिया था सांप्रदायिक पंचायत? बाय रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा इसको लागू किया गया था। सेकेंड गोल्डमेज सम्मेलन के ये बाद हुआ था। इसके ही समय पे भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो एक और इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्या हुआ था इसके शासनकाल में? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 2 सितंबर 1939 पे ये हुआ था। भारत ने अपना सपोर्ट देने के लिए पूरी तरह मना कर दिया था, हम नहीं करेंगे, इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत के बिना परमिशन के इन्होंने भारत को ब्रिटेन के साथ सम्मिलित बता दिया था। वजह क्या थी? इसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग काफी खुश हुआ, अच्छा हुआ चले गए, इन्होंने मुक्ति दिवस बना लिया। ये तो हाल थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं साथ में, लेकिन अलग अपने आप में लड़े बैठे हुए हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जो कि फेल हुआ। अगस्त प्रस्ताव इसलिए आया था कि भाई आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सहयोग करो, हम आपको आजादी दे देंगे कुछ हद तक, परंतु ऐसा कहा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव में भी केवल कुछ समझौते वाली चीजें थी और ऐसी कोई खास चीजें नहीं बतलाई गई थी जिससे यह पता चले कि वो हमको स्वतंत्रता दे रहे हैं। 1942 क्रिप्स मिशन का भारत पे आगमन इसी के ही समय पे हुआ था। वह भी कहते हैं कि एक तरीके का फेल्यूअर ही था। ठीक, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, वो भी लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। लॉर्ड वेवल के टाइम पे ये हुआ था कि इन्होंने अपना वेवल प्लान और सिमला समझौता लेकर आए। भाई कोई तो बीच का रास्ता निकालना था ना कुछ तो करना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की स्थिति को इतना खराब कर दिया था कि, और सब जगह आप देखते हैं उस समय का चाइना, उस समय का जापान, उस समय का जर्मनी, लोग खुलेआम जो भी स्वतंत्र होना चाह रहे थे उनको स्वतंत्रता के लिए सीधे आगे आकर सहयोग दे रहे थे। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि इनको ये लगा कि अगर हमने इनको स्वतंत्र नहीं किया तो ये तो हमें जड़ से उखाड़ देंगे, कौन युद्ध करेगा भाई, अभी अभी हम युद्ध से उभरे हैं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस आया गया। शिमला कॉन्फ्रेंस भी ऐसा कहा जाता है कि लगभग असफल था। 1945, 1942 गलत दिया है, 1945 में शिमला समझौता ऐसा कहा जाता है। उस समय गांधी जी वहां थे लेकिन वो शामिल नहीं हुए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके वजह से इन्होंने ये कहा कि ठीक है हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, स्वतंत्रता का विचार पूरी तरह प्रस्तावित है। उस समय के जो पीएम थे उन्होंने भी यह कहकर ही चुनाव जीते थे कि हाँ भाई हम स्वतंत्र आप भारत को कर देंगे, क्योंकि स्थिति में अब है ही नहीं कि
हम युद्ध लड़ सकें आगे का कोई। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने बनाकर पुट कीजिए कि आप किस बेसिस पे हमसे स्वतंत्रता चाहते हैं। आखिर इस तरह का भारत हम आपके हाथों में कैसे सौंप दें कि आप इसको चला भी पाएंगे कि नहीं। अब देखिए आपके सामने भारत को वो उसी तरह से चला भी रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी बनाया गया था। क्लीमेट एटली, जो मैंने कहा कि भारत ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा भी इन्हीं के समय पे की गई थी। उस समय के पीएम लिबरल पार्टी की सरकार थी। माउंट बैटन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि भारत में इसीलिए वॉयसराय बना के भेजे गए थे कि किस तरह आखिर भारत को स्वतंत्रता दी जाए। इन्हीं के समय पे रेड क्लिफ कमीशन आया था। भारत को उन्होंने कुछ इस तरह 2 लाइन खींच के डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 जून 1947 को भारत पाक का विभाजन कर दिया गया था माउंट बैटन योजना के तहत। 18 जुलाई 1947, ये डेट्स आप याद रखिए, ये एग्जाम में मैंने देखी है सीधे इससे क्वेश्चन आते हुए। आपके सामने अगर कोई ऐसा वीडियो आ रहा है जिसपे आपको मैं डेट्स पे जोर दे रही हूँ, कुछ ही कुछ डेट है क्रूशियल है, और आपके सामने अगर कोई ऐसा बता के जा रहा है तो आपको आंखों से देख के निकाल देनी है, एग्जाम में सीधा क्लिक करेगा और वहीं पे आप और लोगों से अपनी एक क्वेश्चन की बढ़त बना लोगे। ये मेरा खुद का देखा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने रेलवेज का पेपर दिया था, लेवल 3 का पेपर था। ठीक है, 16 जून का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, सेकंड शिफ्ट में भी आया था। क्वेश्चन ये था कि आखिर कौन सी डेट को यह डिसाइड कर दिया गया कि भारत से पाकिस्तान की ओर आने वाले और पाकिस्तान से भारत की ओर जाने वाले जो व्यक्ति हैं, अब वो भारतीय कहला जाएंगे। जो पाकिस्तान से भारत आ गए वो अब भारतीय हो गए, भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्ति जो है वो पाकिस्तानी कहलाएंगे। किस डेट तक में यह निश्चित कर दिया गया? सोचो, अभी तो भारत अपना विभाजित हुआ है, अभी तो खून खराबी शुरू हुई है, इसके बावजूद भी इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया कि अब आप भारतीय हो, अब आप पाकिस्तानी हो, जबकि आप देख रहे हो कि वहां के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 24 जुलाई 1947 ये क्वेश्चन था। 25 जुलाई, मैं आपको बता दूं डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। 25 जुलाई 1947 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को चार्ज दिया गया कि आज से आप हमारे स्वतंत्र भारत के मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। इस डेट को उनको चार्ज दिया गया। इस डेट को माउंट बैटन ने अपना चार्ज छोड़ा। और भी डेट्स दी हुई थी आसपास की, कोई 3 जून दिया हुआ था, कोई 4 जुलाई दिया हुआ था, ऐसा लाइक। ठीक, ये है इसका सही आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन जिससे, और आप अगर कट ऑफ देखो तो 100, 99, 98, आपको दुख होगा कि अगर आप 98 लाओ और 100 ना ले पाओ, और अगर इस टाइप के वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं और आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। 3 जून को मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन एग्री किया गया। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को इसे लागू कर दिया गया। 25 जुलाई को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को चार्ज दिया गया। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिल गई। दैट इज इट, दैट इज सिंपली इट। ठीक है, 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पद पे रहे और 1950 से पश्चात इसको समाप्त कर दिया गया, जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर यह लिखा हुआ है। मैं आपके सामने अब कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताए थे उनको थोड़ा एक बार और रिवाइज करना चाहूंगी। वेट अ मिनट। मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग, मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन इतना आपके पास समय नहीं होगा तो यही देख लो। मुस्लिम लीग, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां उनके समय पे यह कहा गया कि निमंत्रण दो, हम अपने कौम की एक मीटिंग करेंगे। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता चीफ कौन था? वकार उल मुल्क। ठीक है, संविधान कब इनका बनकर आता है? 1907 में। आप देखते हो कराची में मुस्लिम लीग का संविधान बनता है और 1908 में इनका उसी बेसिस पे पहला अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन ने की थी? आगा खां।
आगा खां जी के द्वारा की गई थी। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था ये, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस समय पे। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के द्वारा धनाधन गोलियां बरसाई गई थी। हंसराज वाले एक व्यक्ति थे जिसने बोल दिया था कि वहां पर बैसाखी के दिन पे कोई मीटिंग हो रही है। हंसराज नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 19 अक्टूबर 1919 ठीक है, 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी जो इसकी जांच करेगी, ठीक। लेकिन हमारे खुद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जी में गांधी जी के द्वारा यह बात रखी गई कि नहीं भाई, हमें अपनी खुद की कमेटी डिस्कस करनी चाहिए। तो हमने भी अपनी कमेटी बनाई मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा प्लस मोतीलाल नेहरू और गांधी जी इस कमेटी के अध्यक्ष बने। मदन मोहन मालवीय इसके चीफ थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके अलावा और को हंटर कमीशन में कौन कौन से थे इंडियंस, यहाँ पे आप देखो तो चीमन लाल शीतलवाड़, ठीक, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण, ठीक है। शीतलवाड़ साहबजादा जगत नारायण, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, ठीक। सांप्रदायिक पंचायत मैंने आपको अच्छे से बताया, डेट और याद कर लीजिए 16 अगस्त 1932। इसमें कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया गया था, ठीक। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था जिसके अंतर्गत कुल हिंदू सीट से 71 के बदले 148 सीट दी गई। पहले 71 सीटें कुछ होती थी, वो सीटें दलितों को दी जाती थी, सेफ रखी जाती थी, लेकिन उसके बाद 148 सीटों में उनको दिया गया, हिंदुओं से सीटों को निकालकर, केवल इस शर्त पे कि भाई इनको हमसे अलग मत करिए, ठीक है। शिमला समझौता भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। और अब इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाइए, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को यह मतलब साबरमती आश्रम में पहुंचकर इन्होंने यहाँ पे नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा। और कहां पे जाकर ये नमक कानून तोड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा करी थी और नमक कानून तोड़ा था। कल्पन और माधवन जी के द्वारा कालीकट से लेकर पायनूर तक के लिए यात्रा की गई थी और नमक कानून तोड़ा गया। और सरोजिनी नायडू ने बॉम्बे से लेकर धरसना तक की यात्रा की। सरोजिनी नायडू, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनके आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। सविनय अवज्ञा आप सब जानते हैं, ये वाली चीजें बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। इस स्क्रीन पर आप देख लें और इंपॉर्टेंट चीजों को। मैं आपको असहयोग आंदोलन की कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1920 असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया, उसके साथ खिलाफत आंदोलन को भी स्टार्ट किया गया था। 11 फरवरी चौरी चौरा हत्याकांड के पश्चात 11 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया गया। इसकी पुष्टि कब की गई थी? इसकी पुष्टि की गई थी नागपुर के अधिवेशन में की गई थी। अरुणा आसफ अली झंडा फहराई थी, ये क्वेश्चन आता है, मेरा खुद देखा हुआ क्वेश्चन है। अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल। एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल, ये लोग इसके अगेंस्ट थे कि भाई खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन को मिलाओ मत, एक तो चालू मत करो और मिलाओ मत, जिसकी वजह से इन लोग ने अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप खिलाफत आंदोलन को देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन की वजह से ऐड हुए लोग थे अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल और मोहम्मद अली शौकत अली, जिसको आप अली बंधु के नाम से जानते हैं। ये लोग हमारे साथ ऐड हुए थे, ठीक है।
तो इस तरह ये वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो बने रहिए करंट मुद्दे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।